नमस्कार मित्रों, जीवन बीमा का अभिकर्ता बनने के लिए सबसे पहले हमें IC38 की परीक्षा पास करनी होती है। IC38 की परीक्षा पास करने के लिए 50 जो क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 50 क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं और 50 में 17 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लाना आवश्यक है, तभी हम परीक्षा को पास कर पाएंगे। परीक्षा पास करने के लिए साथियों हमें IC38 की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन के दौरान हमें कुछ जीवन बीमा से संबंधित जो ज़रूरी जानकारियां हैं उसे हासिल करनी पड़ेंगी, याद करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन बीमा में काम तो हमें हमेशा करना है और जब हमेशा काम करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ जानकारियों को हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। फिलहाल में हम परीक्षा पास करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे, जैसे जीवन बीमा जोखिम से सुरक्षा के लिए लिया जाता है, जैसे कि आर्थिक जो नुकसान होते हैं इसकी भरपाई जीवन बीमा के माध्यम से, साधारण बीमा के माध्यम से होती है। जीवन बीमा के माध्यम से आर्थिक क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, बल्कि एक सांत्वना के रूप में बीमा धन और बोनसों का भुगतान किया जाता है, जबकि साधारण बीमा के मामले में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। ट्रक जितने का था उतना भुगतान होगा, लेकिन आदमी के न रहने पर कंपनी आदमी का भुगतान नहीं करती है। आदमी के बदले में उसके नामनी को जितने का बीमा होता है उतना सांत्वना के रूप में पैसा दे देती है। आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे प्रथम बीमा कंपनी 1706 लंदन में बनी, लेकिन सबसे पुरानी कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी है। प्रश्न में ऐसा भी कभी कभी पूछता है कि सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है जिसका कारोबार आज भी निरंतर चल रहा है, तो वो कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं कि सामुद्रिक बीमा कहाँ से शुरू हुआ। मित्रों, सामुद्रिक बीमा समुद्र में व्यवसाय करने वाले कारोबारी जब उनका सामान नुकसान होता था, सामान पानी में डूब जाता था, चोर लुटेरे लूट लेते थे, तो सभी लोगों ने मिलकर आपसी सहयोग की भावना से एक व्यवस्था किया कि किसी का भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सभी लोग करेंगे। जीवन बीमा इसी सिद्धांत पे काम करता है साथियों कि कुछ लोगों का नुकसान होता है तो बहुत से लोगों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। जैसे किसी गांव में अगर 400 परिवार हैं और 400 परिवारों के मकान बनाने में प्रति मकान का 20,000 रुपये अगर खर्च है और भूकंप से, बाढ़ से या आग लगने से 4 परिवार हर साल नष्ट हो जाते हैं, 4 परिवार नष्ट हो जाते हैं, तो यानी उस गांव का 80,000 रुपये नुकसान होता है। अब 80,000 रुपये 400 लोगों द्वारा आपस में बांटना है ताकि किसी का भी नुकसान हो तो उसकी भरपाई करके सबके नुकसान को पूरा कर दिया जाए। अब ऐसा समझते हैं कि 200-200 रुपया अगर प्रति परिवार एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो जो भी 4 परिवार नुकसान होते हैं उन परिवारों के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। और ऐसा ही किया जाता है जीवन बीमा में। प्रीमियम लिया जाता है, उनके नुकसान की भरपाई की जाती है। प्रीमियम लिया जाता है, उनके नुकसान के लिए सांत्वना दिया जाता है, बीमा धन दिया जाता है। बीमा इसी प्रक्रिया में अनवरत आगे बढ़ा है। आपसी सहयोग से कुछ लोगों के नुकसान को बहुत से लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि जीवन बीमा कहलाता है। मित्रों, धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ा, करीब करीब 170 कंपनियां और 75 भविष्य निधियों को मिलाकर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आई और तब से लेकर सन 2000 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का जीवन बीमा के क्षेत्र में एकाधिकार था, केवल वही जीवन बीमा करती थी। और सन 2000 में अन्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भी रास्ते खोले गए ताकि अन्य प्राइवेट कंपनियां भी आकर व्यवसाय करें और जीवन बीमा को आगे बढ़ाएं। मित्रों, 1 सितंबर
1956 से लेकर आज तक जीवन बीमा में भारतीय जीवन बीमा निगम कारोबार कर रहा है और अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है। साथ ही साथ अन्य जीवन बीमा की 23 कंपनियां भी काम कर रही हैं, लेकिन जीवन बीमा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और अन्य 23 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हैं जो अपने तौर तरीके से काम करती हैं। लेकिन इन कंपनियों को IRDA संचालित करता है, देख रेख करता है और IRDA की स्थापना 1999 में किया गया और 1 अप्रैल सन 2000 से IRDA को लागू किया गया। IRDA सभी कंपनियों की देखरेख करती है, जीवन बीमा कंपनी की, और सबको नियंत्रित करती है, सबको दिशा निर्देशित करती है, सबके लिए रूल और रेगुलेशन बनाती है। IRDA का फुल फॉर्म होता है साथियों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कभी कभी ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है, कभी कभी नहीं लिखा जाता है, जिसको हिंदी में हम यूं कह सकते हैं, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इस नाम से जानते हैं साथियों। यह जीवन बीमा कारोबार को नियंत्रित और संचालित करने में पूरा सहयोग करती है। बीमा अधिनियम 1 जुलाई 1939 से चालू किया गया था और भारत में विदेशी कंपनियों के लिए भी जीवन बीमा करने के रास्ते खोले गए, जिसमें विदेशी कोई कंपनी देसी कंपनी के साथ, भारतीय कंपनी के साथ मिलकर अपने 49% हिस्सेदारी के साथ बीमा कारोबार कर सकती है। यानी 49% से ज़्यादा उनको भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करने का कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है। कंपनियों को दिशा निर्देशित IRDA करती है कि आप थोड़े से फायदा के लिए ज़्यादा जोखिम न लें। दूसरा चीज़ कि वही चीज़ करें जो आपका सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य से अधिक जोखिम न लें। और तीसरा चीज़ है कि जोखिम के परिणामों का समुचित आकलन कर लें, तब जोखिम स्वीकार करें। यानी आप वही करें जो आपको करने का अधिकार दिया गया है। मित्रों, सन 2002 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड का निर्माण हुआ, जिसमें कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बीमा का निर्माण हुआ और दिसंबर 2002 में इसका निर्माण हुआ और 1 अप्रैल 2003 से इसको लागू किया गया, जिसको कृषि बीमा के नाम से हम जानते हैं। मित्रों, जीवन बीमा के इसी क्रम में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को शुरू किया, जिसका प्रीमियम मात्र 330 रुपये साल का आता है और जिसमें 2 लाख का नॉर्मल बीमा मिलता है, जो 1 जून से लेकर 31 मई तक के बीच में कवर किया जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना का 9 मई 2015 को लागू किया गया। इसमें मात्र 12 रुपये में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना भी लागू किया गया, जो पेंशन के उद्देश्य से समर्पित किया गया राष्ट्र को। इसमें 5,000 रुपया अधिकतम पेंशन प्रति माह आपको दिया जाना है, जो 18 साल से लेकर 40 साल की व्यक्ति ले सकते हैं और इसमें अलग अलग उम्र पे अलग अलग प्रीमियम, उनको मंथली प्रीमियम देना होता है, जो पेंशन के उद्देश्य से बनाया गया है। भारत में डाक जीवन बीमा को भी शुरू किया गया है, जिसको IRDA के अधीन नहीं रखा गया है। यानी डाक जीवन बीमा को सरकार स्वयं दिशा निर्देशित करती है, संचालित करती है, देख रेख करती है। उसको IRDA के प्रति उत्तरदायित्व नहीं बनाया गया है। डाक जीवन बीमा जनता के बीच में बीमा भी करती है, बचत के भी तमाम प्रोडक्ट लाई है। तो बचत और बीमा दोनों डाक बीमा में होता है, लेकिन IRDA इसको संचालित नहीं करता है। प्रश्न कई बार पूछता है कि ऐसा कौन सा बीमा है जो IRDA संचालित नहीं करता है, तो वो है डाक जीवन बीमा। मित्रों, भारत में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कंपनियां जीवन बीमा करती हैं वो पुनर्बीमा भी करा सकती हैं। यानी अपने ऊपर ज़्यादा लोड न रहे और अपने जोखिमों को अन्य कंपनियों में हम परस्पर प्रीमियम लेके शेयर कर सकें, इसलिए पुनर्बीमा बनाया गया है। पुनर्बीमा से कंपनियों को सुचारू पूर्वक
चिंता मुक्त काम करना आसान हो जाता है, अपने व्यवसाय को प्रभावी तरीके से चलाना संभव हो जाता है। तो जीवन बीमा कंपनियां अपने बीमा के ग्राहकों के समूह को अन्य कंपनियों में, अन्य बड़ी कंपनियों में बीमा करा देती हैं उनका, ताकि किसी के साथ कोई हादसा हो तो उनके ऊपर लोडिंग ना आए, बल्कि जो कंपनी के साथ उसने बीमा कराया है वो कंपनी भुगतान जीवन बीमा कंपनी को करेगी और जीवन बीमा कंपनी अपने ग्राहक को कर देती है। तो इसको पुनर्बीमा करते हैं। पुनर्बीमा का मतलब बीमा का बीमा। आगे देखते हैं मित्रों कि बीमा करने के लिए भारत में एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। एजेंट नियुक्त करने का मतलब कि जो किसी एक जीवन बीमा कंपनी के लिए काम कर सकता है। एक एजेंट किसी एक जीवन बीमा कंपनी के लिए ही काम कर सकता है। उसको यह अधिकार दिया गया है कि आप किसी एक जीवन बीमा कंपनी के लिए काम करोगे, लेकिन यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि आप एजेंट हैं, आपका इच्छा करे कि किसी साधारण बीमा कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और किसी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। किसी एक जीवन बीमा कंपनी के साथ काम करते हैं तो आप एक साधारण एजेंट हैं, लेकिन किसी स्वास्थ्य बीमा कंपनी और साधारण बीमा कंपनी के साथ साथ जीवन बीमा कंपनी के भी एजेंट हैं आप। यानी जीवन बीमा कंपनी के एजेंट के रहने के साथ साथ यदि आप साधारण बीमा के भी एजेंसी ले लेते हैं और स्वास्थ्य बीमा की भी एजेंसी ले लेते हैं तो आप साधारण एजेंट नहीं हैं, तब आप समग्र एजेंट हैं। ऐसे अभिकर्ता को समग्र अभिकर्ता कहा जाता है। एक तरीके का ऐसा भी अभिकर्ता होता है जो ब्रोकर होता है। ब्रोकर का मतलब होता है वह तमाम कई कंपनियों के, कई जीवन बीमा कंपनियों के उसके पास लाइसेंस होते हैं, वह कई कंपनियों के बीमा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसकी जवाबदेही अपने ग्राहकों के प्रति होती है। समग्र एजेंट या नॉर्मल एजेंट के जवाबदेही अपने कंपनी के प्रति होती है। किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कंपनी उसको जवाब मांगती है, कंपनी उसको प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ तक कि वह कंपनी का प्रतिनिधि रहता है। लेकिन अगर आप ब्रोकर हैं तो आप अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि हैं। आप किसी कंपनी के जवाबदेही नहीं हैं कि कोई कंपनी आपसे ये नहीं पूछ सकती कि सर मेरा प्लान क्यों नहीं बेचे, आपने फला कंपनी का क्यों प्लान बेचा, ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि आपका उत्तरदायित्व और प्रतिनिधित्व दोनों अपने ग्राहक के प्रति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखते हैं कि कोई अभिकर्ता अपनी एजेंसी कैसे लेता है। काम अगर करना है तो अभिकर्ता बनना पड़ेगा, और अभिकर्ता बनने के लिए सबसे पहले आप बीमा कंपनी के कार्यालय जाएंगे, अपने किसी सीनियर को पकड़ेंगे, जो डीओ भी हो सकता है, सीएलआईए भी हो सकता है, या सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर हो सकता है। वो आपका एप्लीकेशन फार्म देगा, एप्लीकेशन फार्म फिल कराएगा। एप्लीकेशन फार्म भरने के बाद आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, लेकिन एप्लीकेशन फार्म भरते समय आपका उम्र 18 साल पूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो कम से कम आपकी शिक्षा हाई स्कूल तक होनी चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपकी शिक्षा इंटरमीडिएट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आप अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेकर उसकी कॉपी लगाकर एप्लीकेशन फार्म भरेंगे। एप्लीकेशन फार्म भरने के बाद आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एग्ज़ाम की फ़ीस देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की फ़ीस तभी देंगे जब आपकी 25 घंटे की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी रहेगी, और तभी यूआरएन नंबर जनरेट होगा, और तभी आप फीस जमा करेंगे, और उसके बाद तब आपको एग्ज़ाम का डेट मिलेगा, जो आपको स्वतः तय करना होता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप जाके उस समय पर परीक्षा देते हैं, और आपको पास होने के लिए कम से कम 17 या उससे ज़्यादा नंबर लाना होता है। पास होने के बाद आप एजेंसी लेते हैं। एजेंसी IRDA या आपकी बीमा कंपनी के अनुसार मिलती है, और बीमा कंपनी आपके लाइसेंस खो जाने के बाद दोबारा भी बना सकती है बिना किसी शर्त के, लेकिन उसका जो शुल्क होता है वो देना होता है। लगभग 250 रुपये शुल्क होता है।
यह लाइसेंस आपके 1 साल के लिए वैध होता है, जो आपके मानक गारंटेड बिजनेस पूरा करने पर पुनः 1 साल के लिए आगे बढ़ जाता है। यानी आप जो मानक गारंटेड बिजनेस है वो इस साल का पूरा कर लेते हैं तो अगले साल भी आपको बीमा करने का लाइसेंस स्वतः बढ़ जाता है। अगर मानक बिजनेस गारंटेड बिजनेस नहीं पूरा करते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है, फिर आप नेक्स्ट ईयर में काम नहीं कर पाएंगे। मित्रों, काम करने के बदले अभिकर्ता को पारितोषिक मिलता है, उचित कमीशन मिलता है, और वो कमीशन कुछ मानक बनाया गया है कि सामान्य कमीशन मिलता है, और सामान्य कमीशन के साथ साथ अगर आप कुछ मानक बीमा या मानक व्यवसाय के ऊपर काम करते हैं तो आपको कमीशन के साथ साथ कमीशन का 40% बोनस भी दिया जाता है। और यह बोनस पाने के लिए आपको अपने मानक व्यवसाय को पूरा करना होता है। LIC अभिकर्ता बनने के बाद आपको तरह तरह के क्लब मेंबर होते हैं, जैसे ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर, जैसे डिवीज़न मैनेजर क्लब मेंबर, जोनल मैनेजर क्लब मेंबर या चेयरमैन क्लब मेंबर, कारपोरेट क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब मेंबर। वो अलग अलग व्यवसाय का मानक बनाया गया है, उस मानक को पूरा करेंगे तो आप उस क्लब के मेंबर की अर्हता रखेंगे। मित्रों, अभिकर्ता के व्यवसाय में MDRT का भी बहुत मतलब है। MDRT विश्व के कुछ ऐसे चुनिंदा अभिकर्ताओं को चुना जाता है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक मानक व्यवसाय पूरा करते हैं। विश्व के सभी अभिकर्ताओं को अमेरिका में बुलाया जाता है और वहाँ उनकी मीटिंग की जाती है। MDRT का फुल फॉर्म होता है $1 मिलियन राउंड टेबल, यानी आप $1 मिलियन राउंड टेबल के अभिकर्ता हैं और आपको अमेरिका रिटर्न माना जाता है, आपका ओहदा बढ़ जाता है। क्लब मेंबर के आधार पे मित्रों आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसा कि एक अधिकारी को दी जाती है उस रैंक की सुविधाएं आपको मिलती है, जैसे कि 4 व्हीलर की सुविधा, विदेश भ्रमण की सुविधा, टूर की सुविधा, आपके भत्ते की सुविधा, TADA की सुविधा। ये सारी सुविधाएं आपको क्लब मेंबर अभिकर्ता बनने पे मिलती है, और अग्रिम एडवांस पेमेंट भी आपको दिया जाता है। कोई अभिकर्ता अपने लिए अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता है, और वो तब करेगा जब वह अधिकार पाया रहेगा। बगैर अधिकार के अगर कोई व्यक्ति, कोई अभिकर्ता अपने लिए काम करने के लिए अभिकर्ता बनाए तो उसको 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है और सजा भी हो सकती है। ग्राहकों की सुविधा के लिए तरह तरह के बीमा बनाए गए हैं, जैसे बंदोबस्ती बीमा योजना होती है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कंटिन्यू कस्टमर पैसा भरता है और उसको उस समय तक बीमा रहता है और मैच्योरिटी दे दी जाती है। बीच में हम देखते हैं किसी किसी बीमा में बीच में पैसा मिलता है जिसको मनी बैक बीमा बोलते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट उसमें बीच बीच में मनी बैक मिलता है, वो भी बंदोबस्ती बीमा का ही उदाहरण है। एक बीमा होता है जिसको जिंदगी भर कवर किया जाता है, आजीवन बीमा के नाम से जानते हैं। इन सभी बीमा में बचत के तत्व रहते हैं, चाहे वह बंदोबस्ती योजना हो, मनी बैक योजना हो या फिर आजीवन योजना हो। लेकिन एक बीमा होता है जिसमें बचत का तत्व न के बराबर होता है या बिल्कुल नहीं होता है, जिसको अवधि बीमा या मियादी बीमा या टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस केवल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी मृत्यु होने पर नामनी को आपके मनचाहे बीमा धन की राशि नामनी को पेमेंट किया जाता है। उसमें बचत का तत्व नहीं होता है और उसमें कम प्रीमियम लिया जाता है, ज़्यादा अधिक से अधिक रिस्क कवर दिया जाता है। मित्रों, यह है हमारी परंपरागत योजना। लेकिन अब अमेरिका में गैर परंपरागत योजनाओं का चलन किया गया, जो लगभग 1979 से शुरुआत हुआ। गैर परंपरागत योजनाओं में यूलिप जैसे प्लान आए। यूलिप प्लान का उस समय अमेरिका में फुल फॉर्म बनाया गया था, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान सभी के लिए था, कम उम्र हो, ज़्यादा उम्र हो, उसमें उम्र का भी बहुत ज़्यादा बंधन नहीं था, क्योंकि उसमें रिस्क कवर कम था। आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता था और शेयर मार्केट के मार्केट रेट के अनुसार आपकी NAV, नेट एसेट वैल्यू तय की जाती थी। और वह जब भी आप पैसा निकालते हैं तो आपको यूनिट रेट के आधार से, जो यूनिटों का रेट रहेगा उसके आधार से बाजार अंकित मूल्य वापस मिल जाता है, जिसमें रिस्क ग्राहक स्वयं तय करता है। वह
ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है कि आपका पैसा नुकसान भी हो सकता है, आपका पैसा फायदा में भी जा सकता है। यह ग्राहक स्वयं तय करता है, कंपनियां इसका रिस्क तय नहीं करती हैं। यानी यूलिप में जो रिस्क होता है पैसे के बढ़ने का या रिस्क होता है पैसे के डूबने का, इसको ग्राहक स्वयं वहन करता है। और यूलिप में बचत का तत्व, व्यय का तत्व, सामाजिक सुरक्षा प्रभार, ये सारी की सारी चीज़ें पारदर्शी होती हैं, लिखी हुई होती हैं कि इतना पैसा सामाजिक सुरक्षा में खर्च होगा, इतना पैसा बीमा में खर्च होगा और इतना पैसा इस शेयर में लगाया जाएगा या इक्विटी फंड में लगाया जाएगा, वो पहले से तय होता है। मित्रों, यूलिप का वैसे तो फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, लेकिन अगर कभी प्रश्न ऐसा आ जाए जिसमें कि ऑप्शन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान न रहे, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहे, तो उसको भी आप चयन कर सकते हैं, वो भी सही हो सकता है। मित्रों, यूलिप प्लान में निवेश का जोखिम ग्राहक वहन करता है, यानी ग्राहक का फायदा होगा या नुकसान होगा वह ग्राहक स्वयं वहन करेगा। दूसरा चीज़ कि यूलिप प्लान में, जिसे गैर परंपरागत योजना कहते हैं, उसमें 4 फंड होते हैं। बॉन्ड फंड, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट में बहुत कम पैसा लगता है। सिक्योर फंड, जिसमें 50-50 पैसा लगता है। बैलेंस फंड, जिसमें कंपनियां अपने अनुसार लगभग 50-50 या 40-60 का अनुपात बना के चलती हैं। ग्रोथ फंड में सबसे ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगता है और एक ग्राहक को अधिकार दिया गया होता है कि आप एक साल में 4 बार किसी भी फंड से किसी भी फंड में ट्रांसफ़र निःशुल्क कर सकते हैं। यूलिप की मैच्योरिटी जब होती है तो यूनिट मूल्य, एक यूनिट का जो मूल्य होता है और उस पॉलिसी में पॉलिसी धारक का जितना यूनिट रहता है वह यूनिट जोड़ के ग्राहक को दिया जाता है। यानी कि जो वैल्यू मार्केट के रेट के आधार से, NAV के रेट के आधार से बनेगा, वो वैल्यू ग्राहक को दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक MWP पॉलिसी होती है, जिसको कि विवाहित महिला अधिनियम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया होता है, संवैधानिक तरीके से रजिस्टर्ड पॉलिसी होती है। मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस पॉलिसी का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि इस पॉलिसी को कोई भी कुर्की नीलामी या लेनदारों के पहुंच से बाहर होता है। इस पॉलिसी को कोई ले नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि यह पॉलिसी का पूरा भुगतान, चाहे मैच्योरिटी हो चाहे डेथ क्लेम हो, ट्रस्टी को मिलता है। और इस पॉलिसी में ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी होती है वाइफ और उसके बालिग बच्चे। अगर वाइफ या उसके बालिग बच्चों को नॉमिनी के तौर पे बनाया गया है तो उन्हीं को ट्रस्टी माना जाएगा और उन्हीं को भुगतान होगा। पॉलिसी धारक को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं होता है, चाहे वो भले मैच्योरिटी क्यों ना हो। लेकिन अगर ट्रस्टी का नाम नहीं दिया गया है या ट्रस्टी किसी कारण से नहीं है तो इस पॉलिसी के MWP पॉलिसी के रजिस्ट्रेशन के दौरान या MWP पॉलिसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पॉलिसी है तो इसका भुगतान राज्य के सरकारी न्यासी को हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका भुगतान हर हाल में ट्रस्टी को ही होना है। साथियों, हम देखते हैं कि जीवन बीमा में अगर बैंक का ब्याज ज़्यादा है तो LIC प्रीमियम कम लेती है, अगर बैंक के ब्याज का रेट कम है तो LIC प्रीमियम ज़्यादा लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बैंक का रेट अगर ज़्यादा है तो उसको जो मैच्योरिटी देना है कम प्रीमियम से ही उतना मैच्योरिटी जुटा लेगी। अगर बैंक का रेट कम है तो उसको मैच्योरिटी उतना जुटा के देने के लिए हर हाल में ज़्यादा प्रीमियम लेना पड़ेगा। इसी प्रकार ज़्यादा उम्र वालों से ज़्यादा प्रीमियम लिया जाता है क्योंकि मृत्यु दर आयु से जुड़ी हुई होती है और जिनका कम उम्र होता है उनसे कम प्रीमियम का प्रभार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मृत्यु दर में काफ़ी कमी होती है, उनके डेथ क्लेम का चांस कम रहता है। कोई बीमा चिकित्सकीय जांच के आधार से पास होता है जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है या जिसमें ज़्यादा रिस्क महसूस किया जाता है।
तो उसके लिए चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट की जाती है। सामान्य तौर से चिकित्सकीय जांच में लंबाई, वजन, पहचान चिन्ह और बीपी पल्स का जांच किया जाता है, रक्तचाप का। अगर कोई बड़ा बीमा है तो इससे भी ज़्यादा जांच LIC करा सकती है, बीमा कंपनी करा सकती है। लेकिन यदि कोई मानक जीवन है तो उसमें जांच कम आता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए उनको मानक जीवन की श्रेणी में रखा गया है और उनके पॉलिसी में कम जांच आता है। लेकिन जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनके बीमा में जांच की प्रक्रिया थोड़ी बढ़ जाती है। जितना बड़ा बीमा होगा उतना ही ज़्यादा चिकित्सकीय जांच की ज़रूरत पड़ेगी और जिस जांच की ज़रूरत पड़ेगी बीमा कंपनी उसको जांच कराएगी और उसको DMR से, ZMR से रिपोर्ट लगवाएगी। उसके बाद तब फिर बीमा का बीमांकन होगा। बीमा के बीमांकन में बीमा कंपनी का जो प्रतिनिधि होता है, बीमा कंपनी का ब्रांच मैनेजर, बीमांकनकर्ता जो होता है, वह सारे चीज़ों को एनालिसिस करता है, सभी जोखिमों को देखता है और दर का निर्धारण करता है। दर निर्धारण करने के बाद तब आपका FPR कटता है, जिसको फर्स्ट प्रीमियम रसीद कहते हैं, और इसके बाद पॉलिसी का मूल, पॉलिसी का बॉन्ड ग्राहक को दिया जाता है, जो हमारे बीमा का मुख्य दस्तावेज होता है। और यही बीमा का मुख्य दस्तावेज बीमा संविदा का साक्ष्य है। बीमा ग्राहक और बीमाकर्ता के बीच वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से एक संविदा है और जो लोग बीमा कराते हैं वह अपने जोखिम को बीमा कंपनी को सौंप देते हैं। लेकिन जो लोग बीमा नहीं कराते हैं वह जोखिम को स्वयं ही प्रतिधारण करते हैं, जिसको रिस्क रिटेंशन कहते हैं। बीमा स्वयं धारण करना या प्रतिधारण ये कहलाता है। मित्रों, बीमा कराना यानी कि अपनी जो जोखिम है उसको बीमा कंपनी को सौंप देना। और पुनर्बीमा में बीमा कंपनी अपने जोखिम को किसी अन्य बीमा कंपनी के पास एक कानूनी रूप से समझौते के तहत प्रीमियम देकर उसके पास बीमा करा देती है, जिसको पुनर्बीमा कहते हैं। यानी पुनर्बीमा में एक जीवन बीमा कंपनी अपने सभी ग्राहकों के समूह को या कुछ ग्राहकों के समूह को जो उनका रिस्क होता है वो किसी दूसरे कंपनी को सौंप देती है और अपने शांतिपूर्वक व्यवसाय करने में सफल हो जाती है। मित्रों, भारतीय जीवन बीमा निगम अपने गरीब ग्राहकों के लिए माइक्रो इंश्योरेंस की व्यवस्था किया है। माइक्रो इंश्योरेंस में उन ग्राहकों के लिए बीमा किया जाता है जो बहुत कम प्रीमियम दे सकते हैं। हफ्ते का भी अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो उनको भी बीमा दिया जाता है। माइक्रो इंश्योरेंस में सबसे कम 5,000 रुपये बीमा धन का भी बीमा प्रस्तावित है, जो अपने गरीब ग्राहकों के लिए दिया जाता है। कंपनियों के लिए एक बाध्यता होती है कि कम से कम जितना बीमा आप करते हैं उसका 5% बीमा अपने गरीब ग्राहकों का भी करें और प्रतिवर्ष उसमें 5% की वृद्धि भी करें। तो इसलिए अभिकर्ता के माध्यम से या फिर सोसाइटियों के माध्यम से, चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, चाहे जैसे भी अपने गरीब ग्राहकों तक इस बीमा को पहुंचाती हैं और उनका सूक्ष्म बीमा, माइक्रो बीमा करती हैं। मित्रों, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा भी बीमा व्यवसाय के विषय में एक सब्जेक्ट बनता है। स्वास्थ्य बीमा का संबंध सीधे सीधे बीमारियों से होता है, उनके इलाज से होता है और उनके खर्चों के भरपाई से होता है, क्षतिपूर्ति से होता है। स्वास्थ्य बीमा जो भी व्यक्ति कराता है वह अपने बीमारी के समस्त इलाज व उनके खर्चों को बीमा कंपनियों से दावा करके लेता है। आगे इसके बारे में हम लोग विस्तृत डिस्कस करेंगे। मित्रों, इस वीडियो के बाद IC38 के नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट अनुभाग को मैं दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने साथियों में भी बताइएगा ताकि जिन जिन साथियों को परीक्षा देना है वो अच्छे नंबर लाएं और पास हो जाएं। सो मैनी थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू।